नमस्कार दोस्तों, आज से मैं भारतीय राज्य व्यवस्था पर एमसीक्यू स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग करेंगे एमसीक्यूज भारत का संवैधानिक इतिहास पर। तो पहला प्रश्न है, वी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। पहला ऑप्शन है भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, दूसरा है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, तीसरा है हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का और चौथा ऑप्शन है हरिजनों के लिए आरक्षित सीटों सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। और जो इसका सही ऑप्शन होगा वह है ऑप्शन डी, हरिजनों के लिए आरक्षित सीटों सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ। इसमें हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र के बजाय संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षित सीटों की व्यवस्था की गई। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में दिया गया है, पहला है सूरत विभाजन, दूसरा है सांप्रदायिक अधिनिर्णय, तीसरा है सर्वदलीय सम्मेलन और चौथा है पूर्ण स्वराज का संकल्प। और इसे सुमेलित करना है सूची 2 से 1929, 1928, 1932, 1907, 1905। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वह है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सूरत विभाजन 1907 में, सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932 में, सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में और पूर्ण स्वराज संकल्प 1929 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? पहला ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833, दूसरा ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, तीसरा ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और चौथा ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। और जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 ने गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की। यह शक्ति आपातकालीन स्थिति में उपयोग की जाती थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 तथा सूची 2 का सुमेलन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में दिया गया है अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। सूची 2 में दिया गया है लॉर्ड लिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी। और इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, अगस्त घोषणा लॉर्ड माउंटबेटन, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो, अगस्त संकल्प महात्मा गांधी, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया?
और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 1773 ईस्वी में, दूसरा है 1771 ईस्वी में, तीसरा है 1785 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है 1793 ईस्वी में। और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 1773 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित पहला महत्वपूर्ण अधिनियम था। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को नियंत्रित किया। अगला प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकृत करने का अधिकार मिला? भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकृत करने का अधिकार मिला? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें ऑप्शन ए है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी है 1786 का अमेंडमेंट एक्ट और ऑप्शन डी है 1813 का चार्टर एक्ट। और इसका सही ऑप्शन होगा वह है ऑप्शन सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। 1786 के संशोधन अधिनियम ने गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को अस्वीकार करने की शक्ति दी। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। पहला ऑप्शन है 1885 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1875 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1866 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है 1858 ईस्वी में। और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वह है ऑप्शन बी 1875 ईस्वी में। ब्रिटिश सांसद ने रॉयल टाइटल्स एक्ट पारित किया, जिसके बाद महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों के हितों की रक्षा करने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? जिसमें पहला ऑप्शन है रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, ऑप्शन बी है देशी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी, ऑप्शन सी है भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजाओं को समान व्यवहार मिलेगा और ऑप्शन डी है भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति समाप्त कर दी गई और देशी रियासतों को सुरक्षित रखा गया। अगला प्रश्न है, मिंटो मॉर्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? मिंटो मॉर्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन है पृथक निर्वाचन प्रणाली, दूसरा ऑप्शन है भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, तीसरा ऑप्शन है युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना और चौथा ऑप्शन है पूर्ण स्वतंत्रता देना। और जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना। 1909 के सुधारों का मुख्य उद्देश्य प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना था। हालांकि इसके साथ पृथक निर्वाचन भी शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, मॉर्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? मॉर्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? 1905 में, 1909 में, 1911 में, 1920 में। और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 1909 में। इसे इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? पहला ऑप्शन है क्रिप्स मिशन 1942, मॉर्ले मिंटो सुधार 1909, तीसरा ऑप्शन है मॉन्टेग्यू
चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। और जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, मॉर्ले मिंटो सुधार 1909। 1909 के अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की सुविधा दी गई। अगला प्रश्न है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? पहला ऑप्शन है द्वैध शासन प्रणाली, दूसरा ऑप्शन है सांप्रदायिक अधिनिर्वाचन, तीसरा ऑप्शन है संघीय व्यवस्था और चौथा ऑप्शन है प्रांतीय व्यवस्था। और जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, सांप्रदायिक अधिनिर्वाचन। यह अधिनियम भारतीय राजनीति में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लाने के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। पहला ऑप्शन है राज्यों की स्वायत्तता, दूसरा ऑप्शन है प्रांतों में द्वैध शासन, तीसरा ऑप्शन है हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था और चौथा ऑप्शन है राज्यपालों की वीटो शक्ति। तो जो सही ऑप्शन होगा वह है ऑप्शन बी, प्रांतों में द्वैध शासन। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन लागू की गई। अगला प्रश्न है 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों ने गठित किया। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों ने गठित किया। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और जो सही ऑप्शन होगा वह है ऑप्शन डी, लॉर्ड इरविन। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स। लॉर्ड इरविन इसके सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सत्य नहीं है? कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सत्य नहीं है? तो जो पहला ऑप्शन है प्रांतीय समूहकरण, दूसरा ऑप्शन है भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, तीसरा ऑप्शन है पाकिस्तान की स्वीकृति और चौथा ऑप्शन है संविधान निर्माण का अधिकार। इसमें बताना है आपको कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सत्य नहीं है। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वह है ऑप्शन सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया था। अगला प्रश्न है भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटेन के संविधान के अनुसार, तीसरा ऑप्शन है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सही ऑप्शन होगा वह है ऑप्शन सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। 26 जनवरी 1950 तक भारत का प्रशासन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के आधार पर चला था। अगला प्रश्न है भारतीयों को वर्ष 1947 में सर्वाधिक सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? भारतीयों को वर्ष 1947 में सर्वाधिक सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, माउंटबेटन योजना। 3 जून 1947 की योजना को माउंटबेटन योजना कहा जाता है। इसी के तहत भारत का विभाजन और सत्ता हस्तांतरण हुआ है। अगला प्रश्न है
कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? मॉर्ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, दूसरा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वराज्य, तीसरा ऑप्शन है कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन, और तीसरा ऑप्शन है साइमन कमीशन भारत विभाजन। आपको बताना है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो जो सही ऑप्शन होगा वह है ऑप्शन डी, साइमन कमीशन भारत विभाजन। साइमन कमीशन भारत विभाजन से संबंधित नहीं था। इसका उद्देश्य संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करना था। अगला प्रश्न है, निम्न अधिनियमों को सही ढंग से मिलाइए। निम्न अधिनियमों को सही ढंग से मिलाइए। सूची 1 में दिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1919, दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1935, तीसरा है मिंटो मॉर्ले सुधार 1909, चौथा है भारत परिषद अधिनियम 1861 और ऑप्शन ई है अधिनियम 1858। इसे हमें सुमेलित करना है सूची 2 से। सूची 2 में दिया गया है प्रांतीय स्वायत्तता, सती प्रथा का अंत, प्रांतों में द्वैध शासन, सांप्रदायिक निर्वाचन, ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 1919 अधिनियम प्रांतों में द्वैध शासन, 1935 अधिनियम प्रांतीय स्वायत्तता के लिए था, 1909 सुधार सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए था, 1861 अधिनियम सती प्रथा का अंत और 1858 अधिनियम ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। पहला ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 में, दूसरा ऑप्शन है अगस्त प्रस्ताव 1940 में, तीसरा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919 में और चौथा ऑप्शन है कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वह है ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ऑल इंडिया फेडरेशन की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935, दूसरा है भारत शासन अधिनियम 1991, तीसरा ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1909 और चौथा ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1892। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1935। 1935 अधिनियम में केंद्र स्तर पर द्वैध शासन की कल्पना की गई थी। अगला प्रश्न है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया। पहला ऑप्शन है 1909, दूसरा 1919, तीसरा 1935 और चौथा इनमें से कोई नहीं। और जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पहली बार संघीय व्यवस्था का प्रस्ताव रखा गया। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1935। 1935 अधिनियम के तहत प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। अगला प्रश्न है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था?
भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1858। 1858 के अधिनियम द्वारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पद बनाया गया, जिसने भारत के प्रशासन को नियंत्रित किया। ये एमसीक्यूज भारतीय राज्य व्यवस्था पे था। तो आप लोगों को ये कैसा लगा, प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।